हाय लर्नर्स, हम आ गए हैं अपने अगले पार्ट में जिसमें हम लोग डील करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में ह्यूमंस के अंदर। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, और इसमें जो हम सब कॉन्सेप्ट लेंगे या मैं कहूँ कि सब टॉपिक्स या जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर, वो है आपका ब्लड, लिम्फ एंड वेसल्स से रिलेटेड, यानी कि ब्लड वेसल्स से रिलेटेड। लर्नर्स, हम वन बाय वन इन तीनों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इन तीनों का क्या रोल होता है हमारी बॉडी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि ये जो सिस्टम है वो क्या है, राइट। तो देखिए ज़रा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है हमारा वो किस किस से कंसिस्ट होता है, ये या फिर हम इस सर्कुलेटरी सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं। देखिए, साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ बच्चों, डियर लर्नर्स, तो सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को पास होते रहना बार 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 किसी पार्ट से। ये जो सर्कुलेशन है हमारी बॉडी में, ये लगभग सभी ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम के अंदर हमें देखने को मिलता है। हर एक सेल में, टिश्यू में हमें देखने को मिलता है। सर्कुलेट होता है कॉन्टिन्यूसली, शायद बिना रुके, इसलिए इसका नाम सर्कुलेटरी सिस्टम है, राइट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम विच इज आल्सो नोन एज बाय द नेम ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट, इज ऑर्गन। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में, जब मैंने पहले भी बताया था आपको, जब हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, जब हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उस सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड करने वाले, उस सिस्टम को बनाने वाले उसके ऑर्गन्स या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम में बच्चों जो मेजर पार्ट होता है वो होता है आपका हार्ट, या फिर एक ह्यूमन हार्ट, अगर हम ह्यूमन के बारे में बात कर रहे हैं तो, राइट। आपको पता है कि इस ह्यूमन हार्ट के अलावा और क्या क्या है इसके अंदर, जिसमें हम ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स एक तरह की ट्यूब्स होती हैं जो इस फ्लूइड को, इस ब्लड को, या उसके अंदर, ब्लड के अंदर जो जो कंपोनेंट्स हैं उनको सर्कुलेट कराने में अपना रोल प्ले करती हैं। इन ब्लड वेसल्स में बहुत सी टाइप की वेसल्स होती हैं, जैसे कि आर्टरीज, जैसे कि वेन्स, जैसे कि ब्लड कैपिलरीज। इन सभी को हम आगे अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसमें ब्लड और लिम्फ के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये कुछ मेजर पार्ट्स हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। सो इस सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, कार्डियो वर्ड जो है वो कार्डियो वर्ड हार्ट से रिलेटेड है। मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर के अंदर भी बताया था, ये जो वर्ड है कार्डियो, ये हार्ट से रिलेटेड है। किससे है? हार्ट से रिलेटेड। उसके अलावा ये जो वास्कुलर वर्ड है ये आपकी वेसल्स को डिनोट कर रहा है, जिसमें हम ब्लड वेसल्स को बोलते हैं ना, तो ये ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। किससे रिलेटेड है? ब्लड वेसल्स से रिलेटेड है, राइट बच्चों, ये बात समझ आई। तो वेसल्स के बारे में तो अभी हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, अभी हम लोग वेसल्स के बारे में बात करने ही जा रहे हैं। दैट सर्कुलेट ब्लड इन ब्लड वेसल्स, राइट। ये क्या करता है? ब्लड को सर्कुलेट करता है ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ये जो मैंने कहा ना कि ये वास्कुलर वर्ड है, ये कहां से आया? ये वेसल से आया। कहां से आया? ये वेसल्स से आया। तो दैट सर्कुलेट ब्लड इन ब्लड वेसल्स बाय पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट। तो हार्ट इसको पंप करता है, जिसकी वजह से ये ब्लड जो है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है। ये बात आसानी से समझ आ गई होगी, राइट। टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हॉर्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड न्यूट्रिएंट्स। सवाल तो मन में ये आ रहा होगा ना कि सर, ब्लड
पूरी बॉडी में सर्कुलेट तो करता है, लेकिन क्यों? आपकी हर एक सेल को न्यूट्रिएंट चाहिए, आपकी हर सेल को गैसेस चाहिए, और आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो भी ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। ये बात समझ आई बच्चों? इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, अदर मॉलिक्यूल्स भी ऐसे होते हैं जो इस सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से जो है सर्कुलेट हमारी बॉडी में करते रहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, या मैं कहूँ कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, उसमें क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन हार्ट, एक नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड एंड लिम्फ। ये चीज़ अच्छे से आपको समझ आई होगी, राइट? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले पार्ट में हम किसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे। बच्चों, ये जो ब्लड है ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। किसके अंदर? मैंने आपको कहा कि ये किसके अंदर आता है? ये एक कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर आता है। ये कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं सर? आपने बहुत से टिश्यूज के बारे में स्टडी की होगी जब आपने टिश्यूज वाला चैप्टर क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चों, जहां पे आपने स्केलेटल सिस्टम या बोन्स जैसे टिश्यूज का नाम भी सुना होगा। ये बोन्स क्या करती हैं? ये आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को कनेक्ट करती हैं। क्या करती हैं? एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जोड़ती हैं, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। सपोज कि इसने ए पार्ट को बी पार्ट से कनेक्ट किया और इस बी पार्ट को सी पार्ट से कनेक्ट किया। बच्चों, कुछ इसी तरह से ये ब्लड भी जो है हमारी पूरी बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता रहता है, या फिर हर एक चीज़ को या हर एक टिश्यू या ऑर्गन के साथ या सेल्स के साथ कनेक्ट होता रहता है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू का नाम देते हैं। ये ब्लड के अंदर क्या क्या होता है सर? ब्लड के अंदर हमें कुछ कंसिस्ट होते हैं प्लाज्मा, या ब्लड कंसिस्ट होता है प्लाज्मा से, रेड ब्लड सेल्स से, वाइट ब्लड सेल्स से और प्लेटलेट से। सर, ये रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स क्या एक जैसा काम करती हैं? ये मन में आपके सवाल जरूर आ रहा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सभी के अपने डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। अब चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, और या फिर प्लेटलेट से क्यों ना हो। चलिए देखते हैं वन बाय वन ब्लड के बारे में और भी बातें अगर हम लोग जानते हैं थोड़ी सी और, तो हमें क्या पता लगेगा? अगर हम और बातें जानते हैं तो ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं जो उसको बनाती हैं। बच्चों, ये सर्कुलेटेड होता है बाय द हार्ट थ्रू द वास्कुलर सिस्टम। हमारी बॉडी के हार्ट इसको पंप, यानी कि हमारा जो पंपिंग ऑर्गन है हार्ट, वो इसको ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करता है। दे कैरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यू एंड वेस्ट मटेरियल अवे फ्रॉम ऑल बॉडी टिश्यू। बच्चों, ब्लड का ही ये काम है जो आपकी बॉडी में हर एक टिश्यू या सेल्स तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा रहा है। इसके अलावा आपकी बॉडी से जो वेस्ट है उनको रिमूव करा के लाने में टिश्यूज या सेल से अपना रोल प्ले करता है। सवाल मन में ये भी आ रहा होगा कि क्या सर ब्लड ही करता है सारे काम? तो ऐसा भी नहीं है। हम एक और अभी एक ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे, एक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लिम्फ या फिर लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन उसको आगे हम डील करेंगे। एक एडल्ट पर्सन की अगर मैं बात करूं तो एक एडल्ट पर्सन के अंदर बच्चों हैज अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। बच्चों, जो चीज मैं हाईलाइट करता हूं ना, उसको आप पेन कॉपी लेके बैठे हो और आसानी से उसको एक जगह अपने नोट्स में लिखते रहें। तो लगभग 5 लीटर ब्लड जो है एक एडल्ट पर्सन में होता है। इट फॉर्म्स, इस ब्लड के अंदर क्या क्या है? इट फॉर्म्स 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। ब्लड इज composed of formed elements like
45% blood cells and platelets, and the blood plasma around 55% in this. तो ये चीज़ें हमें इसके अंदर देखने को मिलती हैं। ब्लड में अगर मैं देखूं बच्चों तो एक तरह से दो कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जहां पर एक हम सॉलिड कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं और दूसरी तरफ लिक्विड कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। बच्चों क्या कहा मैंने, दोबारा से सुनो। मैंने कहा कि ब्लड में हमें दो तरह के कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, जहां पर एक को हम बोलते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स और बच्चों दूसरे को हम बोलते हैं लिक्विड कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, लिक्विड कंपोनेंट्स। ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट्स और सॉलिड कंपोनेंट। सर ये सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स आपने क्यों लिखा, तो मन में सवाल तो ये जरूर आया होगा। तो बच्चों ये जो आप प्लाज्मा वर्ड पढ़ रहे हो ये आपका लिक्विड कंपोनेंट्स के अंदर आता है। बोलो दोबारा से, किस में आता है, लिक्विड कंपोनेंट्स में। और जब आप सेल्स के बारे में बात करते हो तो जो जितनी भी जो सेल्स अभी पीछे आपने पढ़ी ये आपके सॉलिड कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। अब चाहे वो आपकी WBC हो या फिर वो आपकी RBCs हो या आपकी प्लेटलेट्स हो। ये बात तो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, चलिए। सो बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, प्लाज्मा के जो कंपोजिशन होती है इसको बनाने में वो लगभग 55% होती है और बाकी का जो हम देखते हैं 45% आपका ये सॉलिड कंपोनेंट्स के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। चलिए, सबसे पहले जैसे हमने बात की प्लाज्मा के बारे में, तो बच्चों प्लाज्मा को हम देख रहे हैं कि लगभग 55% भाग जो है उसका वो इसमें है। लगभग 55% प्लाज्मा जो है हमें देखने को मिलता है और ये एक लिक्विड कंपोनेंट या फिर एक लिक्विड कंपोनेंट के अंदर आ रहा है हमारे जो उस ब्लड के हैं। ठीक है जी। तो प्लाज्मा इज 92% वाटर बाय वॉल्यूम एंड कंटेन्स प्रोटीन। प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोटीन अल्बुमिन हो, प्रोटीन ग्लोबुलिन हो और फिब्रिनोजन हो। इन सभी प्रोटीन्स के अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं जिनको हम लोग डील करेंगे बच्चों आगे हायर क्लासेस के अंदर। तो क्या सर हम इसके अंदर डील नहीं करेंगे, नहीं, हम इसको यहां पर अभी डील नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए। तो इनके अपने अलग अलग फंक्शन हम लोग यहां डील नहीं करेंगे जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं। बच्चों इसके प्लाज्मा के अंदर आपको ग्लूकोज, मिनरल्स आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, उसके अलावा जैसे कि हार्मोन्स के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ये सब चीजें हमें देखने को मिलती हैं। प्रोटीन अल्बुमिन जो है वो एक मेन प्रोटीन है प्लाज्मा का, ये चीज बस आप लोगों को ध्यान रखनी है। प्रोटीन अल्बुमिन एक मेन प्रोटीन है आपके प्लाज्मा का, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एंड इट्स फंक्शन टू रेगुलेट द कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। बच्चों ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब जो ऑस्मो रेगुलेशन या फ्लूइड बैलेंस बनाने में अपना रोल प्ले करता है, ये उसको बनाता है या उसको कंट्रोल करता है या उसके लिए फंक्शन करता है। आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है जी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये बस इतना आपको मेन चीज ध्यान रखनी है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। जब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, तो ब्लड सेल्स तो आपको यहां नजर आ ही रही होंगी बच्चों। ये जो ब्लड सेल्स होती हैं, मेनली अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके ये जितने भी इस फ्लूइड के अंदर आपको सेल्स देखने को मिलती हैं। आरबीसी या फिर मैं इरेथ्रोसाइट्स, जो इसका एक साइंटिफिक नेम है, आपको ये भी पता होना चाहिए आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों। ठीक है, सो बच्चों इरेथ्रोसाइट्स या फिर आरबीसी या वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, इन सभी के अपने अलग अलग नाम हैं। और वो अलग अलग नाम क्या है, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे इराइथ्रोसाइट्स, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे ल्यूकोसाइट्स, और जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा थ्रोम्बोसाइट्स। तो अगर आप इस तरह के नाम यहाँ पढ़ते हैं तो आपको पता होने चाहिए, आप कहीं भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसके लिए और ये हो गया आपका इसके लिए, जो इसके अदर नेम हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस्कल बच्चों,
यानी कि ये सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होती हैं। ये चीज तो माइंड में आ रही होगी ना कि इनके नंबर कितने कितने होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो आपको देखने को मिलती हैं वो होती हैं आरबीसी। नॉर्मल अडल्ट मेल में लगभग 5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होती हैं। एक और कमाल की बात बच्चों, आरबीसीज का लाइफ स्पैन लगभग 120 डेज का होता है। सर उसके बाद इसका क्या होता है? ये स्प्लीन में चली जाती हैं। ये कहां चली जाती हैं? स्प्लीन में। बच्चों स्प्लीन को हम ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं इसको, हम इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से भी जानते हैं। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम किसको बोलते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी हम स्प्लीन को नाम देते हैं। किसको नाम देते हैं बच्चों? स्प्लीन को नाम देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई ना? तो आरबीसीज की तरह और या फिर आरबीसीज में हम क्या देखते हैं? इनका लाइफ स्पैन। बच्चों लाइफ स्पैन वर्ड का क्या मतलब है? यानी कि इनका एक नेचुरल टाइम पीरियड कि जब ये बनी और कब ये खत्म हो गई, इसको हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। तो ये जितने टाइम चली हमारी बॉडी में वो टोटल कितना हुआ? 120 डेज का हुआ। कितना हुआ? 120 डेज का टाइम पीरियड हुआ बच्चों। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे जो की पॉइंट्स निकले वो क्या क्या निकले बच्चों? एक आपका की पॉइंट निकला कि आरबीसी जो है वो सबसे ज्यादा नंबर में होती है, दैट मीन्स कि मोस्ट न्यूमरस होती है। उसके अलावा इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितना है? 120 डेज का है। चलिए, सवाल ये कि जो आरबीसीज का रेड कलर होता है, आरबीसीज का रेड कलर होता है वो क्यों होता है? तो बच्चों इस आरबीसी में एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। बच्चों ये क्या बोला मैंने आपको? मैंने कहा कि ये एक तरह का प्रोटीन होता है। क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन होता है। ओके सर, ये बात हमें समझ आ गई। आगे देखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हीम का मतलब क्या होता है? आयरन। क्या होता है? आयरन। और ग्लोबिन अभी आपने एक प्रोटीन का नाम भी पढ़ा था, तो ये क्या होता है? एक तरीके का प्रोटीन होता है। तो दैट मीन्स वी कैन से दैट कि ये एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है। बच्चों क्या होता है ये? एक दिस इज द आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। आपने सुना होगा ना कि आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, आपने सुना होगा ना कि आपको पालक खाना चाहिए, आपको हीमोग्लोबिन बढ़ाना है तो आपको अनार खाना चाहिए। बच्चों उन चीज़ों में जिसमें भी आपका आयरन प्रेजेंट होता है, हमें वो सलाह दी जाती है जब आपका हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर कम होने लगता है तो हमें ये सलाह दी जाती है कि हम आयरन रिच डाइट लें या ऐसा फूड लें जो हमारी बॉडी में आयरन की कमी, आयरन को जो है बढ़ा सके। तो इसीलिए वो हीमोग्लोबिन के लिए अच्छा होता है, हीमोग्लोबिन के नंबर को कंट्रोल करने के लिए। लगभग 12 से 16 ग्राम जो है हीमोग्लोबिन देखा जाता है पर 100 ग्राम में। ये एक रेशियो होता है, मतलब कि आप देखते होंगे, चेक करते होंगे कि 12 to 16 के बीच में कितना आ रहा है, नंबर कितना आ रहा है, उस तरह से। तो ये पर 100 ग्राम के हिसाब से देखा जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 12 to 16 ग्राम। तो रेड कलर ऑफ आरबीसी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। दूसरी जो ब्लड सेल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, व्हाइट ब्लड सेल्स जिसको हम बोल रहे हैं, या जिसका अभी हमने दूसरा नाम क्या लिया था? ल्यूकोसाइट जिसको हमने बोला। दैट इज अ सेकेंड टाइप ऑफ सेल्स एंड दे आर फार लेस इन नंबर्स एज कंपेयर टू आरबीसी। बच्चों आरबीसी, ये आपने देखा कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाखों में प्रेजेंट हैं, जबकि हम इन सेल्स के बारे में जब बात करते हैं तो ये कुछ हजारों नंबर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, राइट? जैसे अभी हम बात करते हैं तो एक की पॉइंट आपको यहाँ पे क्या देखना है कि ये नंबर में कम होती हैं एज कंपेयर टू आरबीसी। सवाल मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर ये प्लेटलेट से भी कम होती है? बिल्कुल, ये प्लेटलेट से भी नंबर में
कम होती हैं हमारी बॉडी में। बच्चों ये जो WBCs होती हैं ये डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करती हैं। जैसे हमारे देश में या हम किसी भी कंट्री में उसकी जो आर्मी होती है या फोर्स होती है, जो पुलिस होती है, वो एक तरीके से डिफेंस का काम करती है। कुछ उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई फॉरेन सब्सटेंस या फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर आता है तो सबसे पहले उसके ऊपर आक्रमण कौन करता है, उससे लड़ने का काम कौन करता है, ये WBCs। और ये WBCs कई तरह की होती हैं, कई टाइप्स होते हैं इनके, और उन सभी का अपना अलग अलग फंक्शन होता है, राइट। और वो कौन सी होती हैं उनको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इनके नंबर की अगर हम बात करें, इनके नंबर की बात करें तो कितने होते हैं, मैंने कहा कि लेस होते हैं, कितने होते हैं, 4500 to 11,000 WBCs पर माइक्रोलीटर जो है इनका नॉर्मल जो देखा जाता है वो इतना देखा जाता है। उसके बाद बच्चों जैसे कि मैंने कहा आपको कि टाइप्स ऑफ WBCs कौन सी होती हैं, तो टाइप्स ऑफ WBC में हम इसको दो तरह से देखते हैं, एक होती हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स और दूसरी होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स। ये ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स यानी कि ग्रेनुलर फॉर्म जो इनकी देखने को मिलती है, इनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके जो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग तरह के कुछ हमें देखने को मिलते हैं। इन सभी के साथ आप हायर क्लासेस में डील करते हैं। इन सबकी शेप या साइज या नंबर एक जैसा नहीं होता, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब चाहे मैं शेप की बात कर रहा हूं तो यहां शेप इसकी बच्चों न्यूक्लियस की हो सकती है, इनकी शेप की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो न्यूक्लियस की शेप हो सकती है। तो सभी के न्यूक्लियस की शेप की अगर मैं बात करूं तो वो अलग अलग हमें देखने को मिलती है, ठीक है बच्चों। उसके अलावा अगर मैं इनके नंबर्स के बारे में बात करूं तो नंबर्स भी इन सभी के अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कुछ होती हैं ग्रेनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। फिर लिम्फोसाइट्स भी बच्चों और तरह की होती हैं, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके लिए, जैसे कि बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। ऑज़ाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक आध का अगर दे दूं यहाँ पे, जैसे ऑज़ाइनोफिल्स होती हैं तो जब भी एलर्जीज वगैरह होती हैं तो इनके नंबर्स में चेंजेस आने लगते हैं। तो बॉडी में अगर कोई एलर्जेन घुसता है या कोई पॉल्यूटेंट घुसता है तो ऐसा कोई पार्टिकल जो एलर्जी क्रिएट करे तो इनके नंबर्स पे इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाता है ऑज़ाइनोफिल्स के। इसी तरह से आपकी जो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होती हैं तो वो लिम्फोसाइट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबका अपना अलग अलग रोल होता है, लेकिन इसको हम यहाँ डील नहीं करते, इसको हम हायर क्लासेस में डील करते हैं। चलिए बच्चों उसके अलावा जब आप देखते हैं प्लेटलेट्स को, जिसको हमने नाम दिया था थ्रोम्बोसाइट्स का, तो बच्चों इसमें क्या देखने को मिलता है, ये फ्यूअर देन होती हैं RBC से और मोर देन होती हैं WBC से। बच्चों एवरेजली इसका जो नंबर होता है नॉर्मली जो ब्लड कंटेन करता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट जो है ये एक एवरेज नंबर माना जाता है, और 1.5 लाख से ऊपर ये अच्छी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि 1 लाख है तो ये बहुत ज़्यादा कम है। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कभी डेंगू, चिकनगुनिया वगैरह आप देखते हैं या सुनते हैं आप ऐसी बीमारियां, तो आपने सुना होगा उसमें कि जो प्लेटलेट्स के नंबर हैं वो क्या होने लगते हैं, कम होने लगते हैं। देखा होगा ना, आपको सलाह दी जाती है कि आप क्या करें, आप उसमें लिक्विड डाइट लें जिससे कि आप इनके नंबर को बढ़ा सकें, ये चीज़ मिलती है ना। तो बच्चों बिल्कुल लिक्विड डाइट से इनका नंबर जो है बढ़ने लगता है। और ये फंक्शन की तो अभी हम इसमें बात करेंगे ही करेंगे। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हम इनके नंबर तो बढ़ा लेते हैं लेकिन कितने, अब सवाल मन में ये आ रहा होगा ना, मैंने जैसे अभी आपको बताया कि नंबर एकदम से कम हो जाते हैं इसके। ऐसा भी देखा जाता है कि एकदम से तेजी से नंबर्स में इनके कमी आना और तेजी से बढ़ना, ये इसमें देखा जाता है प्लेटलेट्स में। तो लगभग एवरेज जो माना जाता है 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स जो है वो मानी जाती है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। They release certain chemicals called platelet factors। बच्चों प्लेटलेट फैक्टर्स है, इनसे रिलेटेड कई बार आगे डिसऑर्डर्स भी क्रिएट होते हैं, राइट। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, फिर इनका अपना अलग रोल होता है जिनको आप हायर क्लासेस में डील करेंगे। मेजर फंक्शन बच्चों जो की लाइन है वो क्या याद रखनी है आपको, वो प्लेटलेट फैक्टर हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये बस आपको मेन पॉइंट जो है यहाँ पे समझना है। ये किसमें हेल्प करता है बच्चों, प्लेटलेट फैक्टर हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। ये आपका यहाँ पे एक मेन पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। ये आपका क्या है, मेन पॉइंट है।
आपको ये पिक्चर बहुत आसानी से समझ आएगा और एक बारी में समझ आएगा आपको ये क्या समझा रहा है। तो बच्चों क्या होता है जब हमारे कोई इंजरी वगैरह होती है तो ऐसे में क्या देखने को मिलता है, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, सपोज कोई वंड हुआ आपके यहाँ पे, कोई घाव हुआ, तो क्या देखने को मिल रहा है कि ये उसको देखो कवर कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कवर कर रही हैं, कवर करते हुए दिख रहा है ना, यानी कि उसको भर रही हैं, तो जिससे कि यहाँ पे जो ब्लड का लॉस है वो ना हो, जिससे कि जो ब्लड का लॉस है वो ना हो। बच्चों ये चीज क्या होती है, ब्लड क्लॉट करना, इसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि खून को जमा देना वहां पे। तो कई प्लेटलेट फैक्टर्स होते हैं जो खून को जमा देते हैं, कोएगुलेट कर देते हैं, जिससे कि वो बाहर ज्यादा रिलीज नहीं होता और हमारी बॉडी जो है वो एक्सेसिव ब्लड लॉस से बच जाती है। ठीक है जी, चलिए ये चीज आपको समझ आई ना। फिर हम क्या देखते हैं, इसमें एक आपके लिए चार्ट है, जो सारी बातें अभी हमने की वो सारी इस चार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जैसे कि फॉर एग्जांपल 45% एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए, 55% इसमें जैसे प्लाज्मा हो गया, तो ये आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। चलिए, अनदर टाइप इज अ लिम्फ। बच्चों लिम्फ क्या होता है, लिम्फ देखो साधारण शब्दों में अगर मैं कहूं बच्चों तो होता क्या है कि हमें आसानी से जब हमारे इंजरी होती है, तो इंजरी होने पे क्या होता है, इंजरी होने पे आपका सपोज यहाँ इंजरी हुई XYZ को और यहाँ से ब्लड बाहर आने लगा ना, आपको पता है हम ब्लड को इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्या कहा मैंने, हम ब्लड को आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि उसमें कलर होता है, राइट। लेकिन होता क्या है कि हम लोग लिम्फ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, क्योंकि लिम्फ कैसा होता है, लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। कैसा होता है, लिम्फ कैसा होता है बच्चों, एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है जी, कलरलेस लिक्विड है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका मतलब मन में सवाल ये आ रहा होगा आपके कि क्या जब इंजरी होती है तो क्या लिम्फ भी बाहर आता है। बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, जब भी आपकी कोई इंजरी होती है, सपोज ये आपकी कोई फिंगर है और यहां से जो है आपके ब्लड जो है वो बाहर आ रहा है, तो बच्चों ऐसे टाइम पे एक कलरलेस फ्लूइड जो है वो भी आपकी बॉडी से बाहर आता है। सपोज मान लीजिए कि ये जो है ये कलरलेस फ्लूइड जो है ये बॉडी से बाहर आता है, लेकिन हमें ये नजर नहीं आता है। हमें नजर क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये कलरलेस है। ओजिस तो होता है, बाहर तो आता है, लेकिन ये नजर नहीं आता हमें कलरलेस होने की वजह से। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, राइट। सो देयर इज अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड आल्सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसपोर्टेशन। ये भी आपके ब्लड की तरह ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करता है। किसमें रोल प्ले करता है, ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करता है। मन में सवाल आ रहा होगा कि किन किन चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। तो बच्चों जैसे आपका ब्लड है वो आपके नाइट्रोजिनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने में अपना रोल प्ले करता है। कुछ उसी तरह से ये भी उन नाइट्रोजिनस वेस्ट को जहां पे वो ब्लड नहीं पहुंच रहा या जहां से ब्लड नहीं कैरी कर पा रहा, ये उनको ट्रांसपोर्ट करने में अपना रोल प्ले करता है लिम्फ। ध्यान रखिएगा, ऐसे डाइजेशन की प्रोसेस में होने के बाद ब्लड उसको एसेंशियल सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ब्लड, राइट। उसी तरह से ये भी अपना कई पार्ट्स में रोल प्ले करता है, ध्यान रखिएगा। सो दैट इज सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, लेकिन कैसा होता है, कलरलेस रहता है। सिमिलर है थोड़ा सा, लेकिन कैसा है, कलरलेस है। बच्चों ये चीज ध्यान रखिएगा। सर कलरलेस क्यों है, क्योंकि बेटा आपने पढ़ा ना कि ब्लड का कलर रेड क्यों है, हीमोग्लोबिन होने की वजह से, आयरन होने की वजह से, उसमें हीमोग्लोबिन में आयरन रिच प्रोटीन होने की वजह से तो ब्लड का कलर रेड होता है। लेकिन इसके पास इस तरह का कोई प्रोटीन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, इट कंटेन्स लेस प्रोटीन, राइट। Lymph carries digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space back into the blood. बच्चों ये इसका फंक्शन है। जब भी आपसे फंक्शन पूछा जाएगा इसका, तो हम ये पॉइंट की बारे में बात करेंगे या आप इसको लिखेंगे कि लिम्फ क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। मैंने कहा ना आपको कि जैसे डाइजेशन की प्रोसेस के बाद ब्लड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, उसी तरह से ये लिम्फ भी अपना रोल प्ले करता है। बच्चों ध्यान रखिएगा। तो क्या किया इसने, इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी किया एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम
ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू द ब्लड, और वापस जाके उनको ब्लड के अंदर मिला देना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, यानी कि उसमें ब्लड के अंदर उसको मिला देना। ड्रेन करता है एक्स्ट्रा फ्लूइड को फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस एंड बैक इनटू द ब्लड में उसको वापस मिला देना, राइट। सो ब्लड वेसल्स इंक्लूड आर्टरीज, आर्टेरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स एंड वेन्स। ब्लड वेसल्स में क्या है, इसमें आपकी आर्टरीज हो गई, आर्टेरियोल्स हो गए, कैपिलरीज हो गए, वेन्यूल्स हो गए और वेन्स हो गई हमारी, ये हमें उसमें देखने को मिलती हैं। ये चीज हमने उसमें वहां पे पढ़ी भी है। बच्चों ये देखिए कुछ इस तरह से, जैसे कि कुछ आपके जो लिम्फेटिक कैपिलरीज हमें देखने को मिलती हैं, कई लिम्फ नोड्स होते हैं। अच्छा एक चीज और, यहाँ एनसीईआरटी में लिम्फेटिक सिस्टम जैसे कोई वर्ड आपके कम देखने को मिलेंगे, और लिम्फ का जो टॉपिक है बच्चों आपको वो बहुत छोटा सा आपको देखने को मिलेगा। इस लिम्फ का टॉपिक मैं कहूं कि मेजरली उसमें 2 या 5 या 6 लाइन उसमें आपको फंक्शनिंग के बारे में बता के उस कॉन्सेप्ट को वहां खत्म किया गया है। ये एक फिगर जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है कि फ्लूइड इज कैरिड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम बाय फ्लूइड। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि अंदर यहाँ हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, राइट। अब जैसे कि यहाँ ये जो फूड है ये आपका टिश्यूज के अंदर गया, और देखिए जितने भी जो सेल्स ने क्या किया, ईट किया फूड एंड पुप आउट वेस्ट, एंड देन फ्लूइड एंड वेस्ट आर पिक्ड अप एंड कैरिड अवे, है ना। क्या देखने को मिल रहा है हमें, देखो आया फूड, फूड इज कैरिड आउट इन द ब्लड स्ट्रीम बाय द फ्लूइड, देन क्या हुआ, सेल्स ने ईट किया फूड को और वेस्ट को बाहर कर दिया। क्या हुआ, फ्लूइड और वेस्ट जो पिक्ड अप हुए और लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से बाहर कर दिए गए, लिम्फेटिक सिस्टम की हेल्प से बाहर कर दिए गए। तो जिस तरह से आपका ब्लड फंक्शन करता है, कुछ वैसे ही फंक्शन भी ये हेल्प करता है, या मैं कहूं कि ये सपोर्ट करता है लिम्फ जो है आपका, जिसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी बच्चों जानते हैं। इस लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल्ड में अपने नेक्स्ट क्लास में, यानी कि क्लास 11th के अंदर बच्चों हम लोग इसको डील करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों कुछ ब्लड वेसल्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड वेसल्स, तो बच्चों ब्लड वेसल्स जो होती हैं डियर लर्नर्स, ब्लड वेसल्स आप 2 तरह की पढ़ेंगे यहाँ पे, और जिनका मेजर फंक्शनिंग हम देखते हैं, जैसे कि आपकी आर्टरीज हो गई और आपकी वेन्स हो गई। आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में हम लोग इसमें बात करते हैं। बच्चों ब्लड वेसल्स आपके ट्रांसपोर्टेशन में जो ब्लड जिस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है वो करता है। 2 तरह से होती हैं हमारी, इस तरह से कुछ जाल जो है हमें देखने को मिलता है हमारी ब्लड वेसल्स का। आप फिगर को ज़रा ध्यान से देखिए, कुछ इस तरह से हमें जाल देखने को मिलता है हमारे इन ब्लड वेसल्स का बॉडी के अंदर, ठीक है। चलिए एक डिफ्रेंशिएट करते हैं, समझते हैं जी कि क्या होता है इनके अंदर। बच्चों जो आर्टरीज होती हैं ये क्या करती हैं, और जो वेन्स होती हैं, सबसे पहले हम फंक्शनिंग वाइज अगर देखें तो उस तरह से आपकी जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। क्या करती हैं ये आपकी, मैं की पॉइंट्स में अगर आपको बताऊं तो ये कैरी करती हैं, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सा होता है, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है यहाँ पे O2 रिच। O2 रिच मतलब जहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा, कहां से, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, फ्रॉम हार्ट, ठीक है जी। अच्छा इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां एक हम एक्सेप्शनल केस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां हम एक एक्सेप्शनल केस के बारे में पढ़ेंगे। एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इस पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बच्चों हम आगे डील करेंगे, ठीक है। जब हम हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तब हम इस पल्मोनरी आर्टरी के बारे में भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस पल्मोनरी आर्टरी को एक्सेप्शनल केस के अंदर लेना है।
कैसे सर, वो चीज़ भी बताइए। तो थोड़ा सा अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आर्टरीज होती हैं दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट। हम इसमें लिख देते हैं पूरा, ठीक है। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, ठीक है, फ्रॉम हार्ट, ध्यान रखिएगा। लेकिन किसको छोड़ के? एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है जी। एक चीज समझ आई आपको। उसके बाद हम लोग इसमें दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट हमें क्या कहता है। दूसरे पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो ये लेके जाती हैं, एक्चुअली ब्लड को क्या करती हैं? लेके जाती हैं, राइट। हार्ट से कैरी करके ला रही हैं, इसलिए इनको हम एक नाम देते हैं, किसका? एक हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का। डिस्ट्रीब्यूटिंग, किसका नाम देते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का नाम हम इनको देते हैं, ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का नाम हम इनको देते हैं। नंबर 1 पॉइंट, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। कैसी होती हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का हम इनको नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? हम इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का नाम देते हैं। उसके अलावा बच्चों ये कैसी होती हैं? थिक होती हैं। कैसी होती है? अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? इनकी जो वॉल्स होती है वो कैसी होती है? आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं, राइट, थिक होती हैं। थिक होने के साथ साथ इलास्टिक भी हमें देखने को मिलती हैं, थिक एंड इलास्टिक जो है देखने को मिलती है। सर वो कैसे? जैसे सपोज कि ये कोई एक आर्टरी है, ये क्या है? ये कोई एक आर्टरी है और ये इसका ल्यूमन हो गया। सपोज ये इनिशियल पार्ट होता है इसका, जिसको हम ल्यूमन का नाम देते हैं इसको। और ये मान लीजिए ये जो हो गई, ये क्या हो गई? इसकी वॉल्स हो गई। ये क्या हो गई? इसकी वॉल्स हो गई। मैं रेड पेन से जो बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? वॉल्स बना रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ पे भी ये क्या हो गई? वॉल्स हो गई। तो ये जो इसकी वॉल्स होती हैं ये कैसी होती हैं? ये थोड़ी सी थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है। आर्टरीज में जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा। थिक क्यों होती हैं? क्योंकि जो प्रेशर है वो कैसा है ब्लड का? यहाँ पे ज़्यादा है। एरो ऊपर मतलब बच्चों ज़्यादा। ध्यान रखिएगा, जब भी मैं एरो ऊपर बनाऊं तो उसका मतलब क्या है? ज़्यादा। मैं इंक्रीज बता रहा हूं, ज़्यादा बता रहा हूं, तब मैं इसको बना रहा हूं। तो प्रेशर ज़्यादा होता है। उसी प्रेशर के कारण यहाँ, क्योंकि वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगेगा तो वॉल्स थिक होती हैं। कैसी होती हैं? थिक होती हैं। और इलास्टिक नेचर, यानी कि इलास्टिक समझते हो ना, ये आसानी से टूटे ना। जो अगर हम उसको खींचते भी हैं किसी रबड़ को, इलास्टिक को, तो वो आसानी से टूटती नहीं है। इसीलिए तो प्रेशर अगर ज़्यादा लग रहा है तो वो जल्दी से फटे ना, जल्दी से टूटे ना, जल्दी से रप्चर ना हो। बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिंग है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहते हैं। मैंने कहा इसको कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। तीसरा मैंने कहा थिक एंड इलास्टिक होती है। बच्चों एक चीज़ और क्या यहाँ पे, एक चीज़ और जो हम देखते हैं इसमें कि ये जो है, ठीक है जी, ये जो है आपके, ये कैसी होती हैं? क्या हम इनको बाहर से देख सकते हैं? नहीं। ये कैसे दिखती हैं? ये डीप सीटेड होती हैं। कैसी होती हैं? डीप सीटेड होती हैं। बच्चों डीप सीटेड का मतलब है कि ये अंदर होती हैं बहुत, ठीक है, अंदर होती है, हमें आसानी से दिखती नहीं है। अगर इन्हीं पॉइंट्स के कंपैरिजन में मैं अगर इनको कंपेयर करूं तो ध्यान रखो कि अगर ये कैरी कर रही हैं, इसका ऑपोजिट होगा। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट, तो ये कैसा करेंगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं। कैसे लेती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेती हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा कि ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट से, राइट। अब सवाल मन में ये आ रहा होगा कि क्या सर, अगर ये ठीक है, वो कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड को, ये कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड को, यहाँ आपने लिखा पल्मोनरी आर्टरी, तो क्या यहाँ पर भी कोई केस है ऐसा? तो बिल्कुल है। अच्छा एक पॉइंट और बच्चों ध्यान रखना कि ये डीऑक्सीजनेटेड कैरी करती हैं ब्लड को कहां से? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, ये तो हार्ट से कर रहा था, ये कहां से करती हैं? फ्रॉम
बॉडी पार्ट्स, फ्रॉम बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब यहां पर भी एक्सेप्शनल केस को हम लोग लेते हैं, यहां पर भी एक्सेप्शनल केस को लेते हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। ठीक है बच्चों, ये एक्सेप्शनल केस है। हम एक्सेप्शनल केस के बारे में जब हम वहां पे बताऊंगा आपको, जब मैं ह्यूमन हार्ट को बताऊंगा तब मैं इस पॉइंट के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये हुआ हमारा। उसके बाद हम क्या देखते हैं इसमें, यहां क्या था, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स थी, कैरी कर लिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू हार्ट, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ ले जाता है इसको, उसके तो यही तो होता है ना, बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ लेके आना और हार्ट से बॉडी पार्ट की तरफ लेके जाना, यही तो दो चीजें होती हैं। नंबर एक कि आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये चीज पता है आपको और अच्छे से कब क्लियर होगी, जब अभी मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो हम इसके मेजर फंक्शन देख रहे हैं कि क्या इनका काम होता है। तो अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स हैं बच्चों, तो ये कैसी हो गई, ये हो गई कलेक्टिंग वेसल्स। कैसी हो गई, कलेक्ट करने वाली, इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, कलेक्टिंग वेसल्स का नाम देते हैं। ठीक है, एक पॉइंट। उसके अलावा हम इसमें क्या देखते हैं बच्चों, ये इसके कंपैरिजन में थिन होती हैं। कैसी होती हैं, थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। थिन तो होती हैं, उसके साथ साथ थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में लेस इलास्टिक हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि अगर मैं इनके वॉल्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये कैसी थी, ये प्रेशर की वजह से ज्यादा थी, तो यहां थिन है तो यहां प्रेशर भी कैसा होता है, इनके अंदर कम होता है। प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। एरो नीचे मतलब लेस या फिर डिक्रीज के लिए ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, अब जैसे कि मैं इसमें बात कर रहा था, तो इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी वॉल्स थिन होती हैं। ठीक है, इनकी जो वॉल्स होती हैं, इनकी वॉल्स कैसी होती हैं, थिन होती हैं इसके कंपैरिजन में। ये चीज बच्चों ध्यान रखिएगा। तो ये हो गई इसकी वॉल्स, ये हो गई इसकी वॉल्स, तो ये कैसी होती हैं, थिन होती हैं। थिन क्यों है, ये चीज भी आपको पता लग गई ना, क्योंकि प्रेशर जो है वो कम होता है। इसके अलावा जब हम इसमें बात करते हैं, तो ये हमें कैसी दिखती हैं, ये सुपरफिशियल दिखती हैं। कैसी दिखती हैं, सुपरफिशियल दिखती हैं। किसके कंपैरिजन में, आर्टरीज के कंपैरिजन में ये सुपरफिशियल होती हैं। सुपरफिशियल इन द सेंस, आप देखोगे तो आपको आपके हाथ पे, आपको आपके कहीं भी आसपास आपको ये देखने को मिल जाएंगी, है ना, ये आपको देखने को मिल जाएंगी, कहीं यहाँ, कहीं इस रीजन में आपको ये देखने को मिल जाएंगी। क्या है बच्चों, ये वेन्स हैं। क्या है ये आपकी, ये वेन्स हैं, जो कैसी हैं, जो कि सुपरफिशियल होती हैं। और ये कैसी होती हैं, जब आप आर्टरीज के बारे में बात करते हो तो डीप सीटेड होती है। बच्चों सवाल यहाँ पे ये आता है, सवाल यहाँ पे कैसा बनेगा, सवाल यहाँ पे ये बनेगा कि इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिन क्यों होती हैं, इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक क्यों होती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ठीक है, ये एक पॉइंट था इसमें। उसके बाद देखो, अब पहला सवाल कि व्हाट इज ब्लड प्रेशर। बच्चों ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर आपने वो होता है कि ब्लड हमारा किस प्रेशर के साथ जो है वो मूव कर रहा है बॉडी के अंदर। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर के बारे में, तो सुना ही होगा कि 120/80 है ना, 120/80। बच्चों एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि एक होता है आपका पंपिंग प्रेशर। पंपिंग मतलब अभी आपने पढ़ा ना कि आर्टरीज लेके जाती हैं, तो आर्टरीज हार्ट से लेके जाती हैं बच्चों, कहां से लेके जाती हैं, कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम हार्ट टू दी बॉडी पार्ट्स, ये पढ़ा ना अभी। तो ये हो गया पंपिंग। और एक होता है आपका रेस्टिंग बच्चों, कैसा होता है, रेस्टिंग, ध्यान रखिएगा लर्नर। तो एक होता है रेस्टिंग और एक होता है पंपिंग, जिसको आप सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का नाम भी देते हो। बच्चों ये आप पता है कहां पढ़ते हो, जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे होंगे तो आपको एक येलो बॉक्स मिलेगा, आपको एक येलो बॉक्स मिलेगा, वहां पे आपको एक ऐसे हाथ दिखेगा, उस हाथ के ऊपर आपको कुछ रैपिंग दिखेगी, कुछ रैप हुआ हुआ दिखेगा।
बच्चों आपने कभी भी ब्लड प्रेशर तो मेजर होते हुए देखा होगा। आज के टाइम पे हमारे पास कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसी आ गई हैं कि वो पंपिंग जैसे पंप करके करते थे, बांध के डॉक्टर्स जो पहले करते थे उसको बांधा पूरा, आप पूछिएगा घर में, और फिर वो पंप करते थे अच्छे से, तो ब्लड प्रेशर काउंट होता था। तो एक नॉर्मल वैल्यू जो होती है बच्चों ब्लड प्रेशर की, ब्लड का जो प्रेशर होता है ये इसकी नॉर्मल वैल्यू हो गई, ठीक है। कम या ज़्यादा वो हाइपरटेंशन या उसको लीड करता है कि ब्लड का प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन ये हमारी एक नॉर्मल वैल्यू है बच्चों, ठीक है। कैसी है ये? हमारी एक नॉर्मल वैल्यू है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि रेस्टिंग कंडीशन कौन सी हो रही है और आपकी ये कौन सी हो रही है। और जो मैंने वर्ड बोला इनके लिए, जैसे कि सिस्टोलिक, मैंने एक वर्ड बोला आपको, सिस्टोलिक एक वर्ड बोला, और दूसरा मैंने कौन सा बोला? डायस्टोलिक, है ना बच्चों। तो ये भी आपको दोनों जो वर्ड्स हैं ये पता होने चाहिए, ठीक है। आप उस येलो बॉक्स में देखेंगे तो आपको ये चीज़ देखने को वहाँ पे मिलेगी, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ आई ना? ओके। तो ब्लड प्रेशर बेसिकली हमारा ब्लड का प्रेशर होता है जिस फ्लो से ब्लड सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, राइट। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर इट? स्फाइग्मोमैनोमीटर जो है बच्चों वो हम यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। क्या करते हैं? स्फाइग्मो स्फाइग्मोमैनोमीटर जो है बच्चों एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है। चलिए सवाल अगला यहाँ पे ये कहता है, सवाल अगला कहता है कि वाई आर्टरीज थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक? बिकॉज आर्टरीज में जो प्रेशर होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे प्रेशर हाई होता है, राइट। तो इसलिए इनकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिक होती हैं, ठीक है जी। चलिए व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ is also known as by the name of tissue fluid. lymph is a tissue fluid, और जिसको हम लोग बच्चों एक बॉडी फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। हमारी बॉडी में फ्लूइड होता है जिसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो हाउ इज इट डिफरेंट, व्हाट इज इट फंक्शन बच्चों? इट हेल्प्स इन टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट, इट हेल्प्स इन टू helps in to absorb the fat and after the digestion process absorb the nutrient from the intestine। ये इसके फंक्शन होगा। तो जो हमने फंक्शन पढ़े थे वो आप यहाँ पे बता सकते हो किस तरह से डिफरेंट होता है ब्लड से। ये कैसा होता है? नंबर एक बात कि ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है, ये आप यहाँ पे बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, ध्यान रखिएगा। ये एक टिश्यू फ्लूइड होता है। उसके अलावा ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस होता है कंपैरिजन में, ठीक है। ब्लड से डिफरेंट कैसे होता है? उसके अलावा यहाँ पे लेस नंबर ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, लेस प्रोटीन होते हैं किसके कंपैरिजन में? ब्लड के कंपैरिजन में। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट्स हो गए हमारे जो हमें ध्यान रखने हैं, राइट। तो बच्चों ये भी एक हमारा जो हमने इसमें ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा और ब्लड के बारे में पढ़ा, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा, जितने भी जो सॉलिड और लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं हमने उनको डिस्कस किया इस अपने लेक्चर के अंदर, अपने इस वीडियो के अंदर। आई होप कि आपको ये चीज़ जो है बहुत अच्छे से क्लियर हुई हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे आगे ह्यूमन हार्ट के बारे में और वेरियस अदर टॉपिक के बारे में। तो चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय।